एक्सटर्नल वो जब लगाता हूँ ना तो वो उस पर नीचे आता है कि ये आप इस कीवर्ड पे रैंक करना चाह रहे हैं, आप उसकी जगह दूसरे की वेबसाइट लगा रहे हैं, या मैं जहाँ से थोड़ा कंटेंट उठा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो वो वो नहीं आ रहा। उसके अलावा बाकी मेरा सारा क्लियर है। हम्म। सर गेस्ट पोस्टिंग में भी थोड़ा सा बता दिए। नहीं नहीं यार, तो वेबसाइट से तो फेसबुक पे कैसे देख सकते हैं? नॉर्मल यानी अपनी आईडी पे पोस्ट कर। आप किसी और के फेसबुक पे नहीं यार, सर से पूछ पा रहे हैं सर, हम गेस्ट पोस्टिंग में अपनी आईडी से पोस्ट कर रहे हो बैंक चीजें। और क्या करोगे? बस यही है, फिर तो कुछ नहीं है। आप अपनी प्रोफाइल से कर रहे हो, प्रोफाइल बना रहे हो, बेशक कंपनी प्रोफाइल बना लो या बेशक आप इंडिविजुअल प्रोफाइल बना लो। यानी लेट्स सपोज फेसबुक पे कर रहे हैं हम, तो फेसबुक पे कंपनी के नाम से पहले आईडी बनाओ, फिर पोस्टिंग करो उस पे। Facebook। ये है। फेसबुक में दोस्त नहीं होते हैं ना। और से कोई सवाल? और गेस्ट पोस्टिंग में हमने पूरा कंटेंट पोस्ट करना है जो हमने लिखा है। 500 वर्ड का कंटेंट होता है, वो लिख लो। 500 400 वर्ड। यानी एक ब्लॉग है हमारा। गेस्ट पोस्टिंग में 400 या 500 वर्ड से ज्यादा कंटेंट लिखो। अच्छा। ठीक है। और गेस्ट ब्लॉग में आपको आर्टिकल लिख रहे होते हैं 1000 1200 1500 वर्ड, तो आप वो लिख रहे होते हैं लिखना सारा। ठीक है। क्योंकि गेस्ट पोस्ट कोई बड़ा इतना बड़ा गेस्ट पोस्ट पढ़ता नहीं है ना कोई, तो ये चीज होती है। और सर ये लिंक्स वाला मुझे लिंक वाला क्या? सर एक्सटर्नल लिंकिंग जब मैं कर रहा हूँ ना, अब एक्सटर्नल लिंकिंग की समझ नहीं आ रही कि कौन सा लिंक लगाना है। फिर देखिए इंटरनल लिंकिंग में तो अपनी वेबसाइट पे ले गए, ठीक है, स्पेसिफिक पेज पे चला गया। एक्सटर्नल लिंकिंग में अब मैं जब लगा रहा हूँ तो उसको वो कहता है कि आप ये एक्सटर्नल लिंक क्यों लगा रहे हैं, आप इस कीवर्ड पे रैंक करना चाह रहे हैं, इस कीवर्ड पे, तो उस पे आप नीचे आपने दूसरे की वेबसाइट पे रैंक कीजिए। कौन सी वेबसाइट जैसा बोलते हैं? सर इसमें ये अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ये आया दोनों बेसिकली होता है पिछले इशू उसके बाद फिर मैंने एक्सटर्नल लिंक लगाया है, क्योंकि वो हर दफा इशू दे रहा है, तो जो लगाया वो उस पे सिर्फ एक मार्क आ रहा है, बाकी सारा सर ये ऑप्शन आता है कि आप दूसरे की वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं जो ये लेकिन हमने टॉपिक्स तो उठाए हैं बाहर से, इसको फिलहाल हमारे टॉपिक्स तो ऐसे ही रैंडम उठाए हैं। गेस्ट ब्लॉग में आप अपना इंटरनल लिंक ही लगा देते हो, आपको एक्सटर्नल लिंक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप वैसे ही किसी और की वेबसाइट पे लिंक लगा रहे हो, वेबसाइट बना ब्लॉग लिख रहे हो, तो उसमें आप अपना ही इंटरनल लिंक हम लगाओ। गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, ब्लॉगिंग में जो लिंक आपको बात करते हैं। अगर आप गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हो जो किसी और के प्लेटफॉर्म में की जा रही है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मीडियम पे आर्टिकल लिख रहे मैं सर अभी जैसे अपने वर्डप्रेस पे बना रहा हूँ ना, वर्डप्रेस में जब वो एसईओ का यूज का वो आ रहा होता है ना, वहां पे आ रहा है कि आपने एक्सटर्नल लिंक छोड़ दिया है। हाँ। जब मैं एक्सटर्नल लिंक लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल लिंक तो किसी और वेबसाइट पे लगेगा। अब वो जब एक्सटर्नल लिंक लगा रहा हूँ ना, तो वो कह रहे हैं कि आप इधर जो है ना, ये किसी और का आप लिंक क्यों लगा रहे हैं, किसी अदर वेबसाइट में क्यों लगा रहे हैं आपने, क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट को इस कीवर्ड पे रैंक करवाना हो, है। तो अपने कीवर्ड पे क्यों लगा रहे हो किसी और का लिंक? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक पूरा आर्टिकल लिखा और मेरा आर्टिकल का मेरा जो मेन कीवर्ड था, फोकस कीवर्ड, वो था डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ अपना ही लिंक लगाऊंगा। डिजिटल वो मार्केटिंग में इंटरनल लिंक हो गया। इंटरनेट लिंक होगा और मैं सिर्फ अपना ही लिंक लगाऊंगा, कुछ भी कर लूँ, क्योंकि मेरा कीवर्ड है, मैं इस पे रैंक होना चाह रहा हूँ, जिस पे मैं रैंक होना चाह रहा हूँ उस पर मेरा ही लिंक आना चाहिए। और जो एक्सटर्नल लिंक की वो एक डिमांड मिनट, कर रहा है उसके एक लिए। जो रही एक्सटर्नल लिंक की, एक्सटर्नल लिंक में उस चीज पे लगाऊंगा जो कि टोटली इरेलीवेंट होगा। मसलन मसलन एग्जांपल के तौर पे मेरा एक आर्टिकल लिखा है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैंने पूरा आर्टिकल लिखा, सब कुछ आर्टिकल लिखा मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, और मैंने लिंक लगा दिया, कहते हैं मैंने कोई चेयर की एग्जांपल दी उसमें कि चेयर को किस तरह रैंक करते हैं, और चेयर के ऊपर मैंने विकीपीडिया का लिंक लगा दिया। ठीक है, विकीपीडिया ना मेरा कंपेटिटर है ना मेरा किसी जगह पे कोई चीज आती है, तो मैं ऐसे इस टाइप के एक्सटर्नल लिंक लगाऊंगा। जैसे एग्जांपल तौर पे गूगल लिखा है मैंने, तो मैंने गूगल के सर्च इंजन का लिंक लगा दिया गूगल पे। किस तरह आप लिंक लगा रहे हो तो एक्सटर्नल आप क्यों एक्सटर्नल लिंक उनका लगा रहे हो जो आपके कंपेटिटर है, जो आप पे, गूगल वाली बात भी समझ एक बार चाहिए। जैसे एग्जांपल तौर पे शर्त ये है कि आपने एक्सटर्नल लिंक लाजमी लगाना। ठीक है, ये है। अब एक्सटर्नल लिंक किसका लगाना है इससे फर्क नहीं पड़ता। सिंपल ये होता है कि एसईओ में एक चीज लाजमी ये होती है कि आप लाजमी किसी का आउटबाउंड लिंक लाजमी बनाए। ठीक है, लाजमी किसी और की वेबसाइट का लिंक लगाओ। तो जरूरी थोड़ी है कि मैंने लिंक उसका लगाना है जो मेरा कंपेटिटर हो। मैं लिंक ऐसी जगह का लगा लूँ जो मेरा कंपेटिटर ना हो, जैसे विकीपीडिया का लिंक लगा दूंगा, गूगल का लिंक लगा दूंगा, या सर्च इंजन की डेफिनेशन का लिंक लगा दूंगा।
कुछ ना कुछ ऐसे कर दूंगा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो उससे क्या होगा, इससे ना तो अगर वो, ना तो उससे उसको कोई फर्क पड़ेगा, और इससे ये भी होगा जो गूगल की पॉलिसी है मैं उस पर भी फुलफिल होता हूँ। पॉलिसी पूरा करना जरूरी है। बेस्ट प्रैक्टिस में आता है, अब अगर जैसे ना भी करो फर्क नहीं पड़ता। मेरा टॉपिक है जैसे कि ये कोई भी एक जैसे मेरा टॉपिक है कि वो जेन ज़ी और जेन वाई के ऊपर है। ठीक है, अब मैं उसमें लिख रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, नीचे मैंने अपने कर लगा। अब ऊपर मैं आता हूँ तो अब जेन ज़ी और जेन वाई पे जिन्होंने डिस्कशन की है, या जैसे हेल्प वाली वेबसाइट पे मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे और ट्रेनर बनाया है। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे जिस वेबसाइट में डिस्कशन किया, मैं ट्रेनिंग से अब मैं उधर, अब मेरी अपनी वेबसाइट है दूसरी प्रो डील मेकर, ठीक है, मैं प्रो डील मेकर का लिंक उसमें अटैच कर दूँ, हम्म। या नहीं? तो वो इररेलेवेंट सा नहीं बदल सकता। इरेलीवेंट क्यों होगा? आप डील ब्रेकर वर्ड लिखा है ना, आप जो कीवर्ड लिखा है उस पे आप उसका लिंक लगा रहे हो, तो इरेलीवेंट कैसे होगा? एक सर मेरा कीवर्ड है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मैं जाके मेरी वेबसाइट है जो कि मेरी कोल्ड कॉलिंग वाली की वेबसाइट है, मैं उसका लिंक एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के आर्टिकल में कैसे लगाऊं? मैं पॉइंट समझेंगे। सर मेरा आर्टिकल है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्रेनिंग, आपने ठीक है, लिखा, हेल्थ से और रिलेटेड आपकी है। वेबसाइट कौन सी है? ये तो मेरी 3-6 साल पे मैंने बनाई हुई है, ठीक हाँ, है, ये मेरी एक अलग वेबसाइट है। मेरी एक दूसरी वेबसाइट है, वो चले मेरी एरिया इसकी भी है, मेरी है प्रो डील मेकर्स, ठीक है, मैं कोल्ड कॉलिंग और एसईओ सर्विसेज वगैरह की सही है। जो मैंने आपको बताया हाँ चला हाँ रहा हाँ हूँ। हाँ, मैं उसका लिंक उठा के इस महीने के बाद में अपने आर्टिकल में अटैच कर दूंगा, वो इरेलीवेंट होगा ना, वो तो इररेलेवेंट होगा। क्योंकि वो आर्टिकल का टॉपिक ही डिफरेंट है, और आर्टिकल का टॉपिक टॉपिक है कुछ स्ट्रेंथ के ऊपर, स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग। आपकी वेबसाइट सारे एसईओ के ऊपर काम कर रही है, वो तो ऑडियंस से रिलेवेंट आएगी। अगर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना भी है, आप ऐसे आर्टिकल में लिंक दोगे जो कि बताई एसईओ के ऊपर आर्टिकल लिखा होगा या कोल्ड कॉलिंग के ऊपर लिखा होगा। सोचो जो स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग वाला आर्टिकल पढ़ रहा होगा, वो तो ऑडियंस ही होगी, जो जिम वाली ऑडियंस होगी, हाँ, उसका क्या लिंक है? ऊपर गूगल की सर्च का या आप जैसे कह रहे हैं उसमें हम कोई भी लिंक लगा रहे हैं। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, जैसे मुझे किसी के साथ नहीं है, इसमें मैं किसका लिंक लगाऊंगा? मैं किसी और ट्रेनिंग वेबसाइट का या किसी का मैं लिंक लगाता हूँ। जिम का लिंक लगा दो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, या प्रोटीन लिखा हुआ प्रोटीन का विकिपीडिया का लिंक लगा दो, तो क्या लगा दो किसी का भी। विकिपीडिया में आप प्रोटीन के लिंक लग जाएगा। प्रोटीन पे जिम का लगा दो, प्रोटीन पे प्रोटीन की डेफिनेशन का लिंक लगा दो। या सर सिंपल फोकस कीवर्ड पे तो एसएलआई आ रहे हैं तो उनमें से किसी का लगा देते हैं। सिंपल वो करो, नहीं फोकस कीवर्ड एलएसए पे सिर्फ आपका अपना लिंक होना चाहिए, सिर्फ आपका अपना लिंक होना चाहिए। आप अगर आपने एक्सटर्नल लिंक लगाना भी है या आउटबाउंड लिंक लगाना है, आप किसी ऐसे कीवर्ड पे लगाओ जिसका आपका कोई दूर दूर से कोई कंपटीशन ही ना हो, ताल्लुक ही ना हो। मैं प्रोटीन पे विकिपीडिया का लिंक लगा दूंगा कि जब कोई क्लिक करेगा उसको प्रोटीन की डेफिनेशन मालूम चल जाएगी, विकिपीडिया लिंक। समझ आया? इस टाइप का आप इंफॉर्मेशन डाल रहे होते हो। अगर कोई सोर्स है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई सोर्स है, आपने सोर्स दिया हुआ है, जैसे आपने बताया कि फलां फलां बीबीसी के अकॉर्डिंग 98% कहते हैं कि हम लोग प्रोटीन नहीं खाते जिम करते वक्त। आपने एक ये सोर्स दिया, आप अब क्या करोगे, इसमें आप बीबीसी के सोर्स का लिंक दे दोगे। समझ आया? इस टाइप के एक्सटर्नल लिंक दे दो आप। वो तो डिपेंड करता है आपकी मल्टीपल क्रिएटिविटी है, किस टाइप की तुम एक्सटर्नल लिंक क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो। समझ आया? अच्छा, कुछ चीजें जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोगों ने डिस्कस करनी थी, वो थी आपकी एसईओ ऑडिट में आपके पास टूल होते हैं हमारे पास, जैसे अगर आप जाओ यहाँ पे जाने के बाद ये सारे टूल होते हैं जो हमारे पास, जिससे हम लोग ऑडिट निकाल रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका स्पाइफू है, एसएमरस है, एसएमरस है, उबर सजेस्ट है, एचआरएफ है, मल्टीपल टूल्स हैं। ठीक है, इनके थ्रू आप लोग सारा मुकम्मल ऑडिट निकाल रहे होते हैं। जब मेरा मतलब है ऑडिट निकालने से, उसका मतलब क्या मेरा, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। हम लोग एक एग्जांपल एसएमरस की देखते हैं, और एक एग्जांपल मैं आपको उबर सजेस्ट की दिखाता हूँ। प्रॉपर पेड है। सर ये पेड है, थोड़ी बहुत चलती है। मैं दिखाता हूँ। अब एग्जांपल के तौर पे ये मेरा क्लाइंट है, समझ लो मैं इसको ऑडिट निकाल, मैं इधर गया, और इधर जाने के बाद यहाँ पे जाके मैंने इसको सर्च पे क्लिक किया। अब मैंने सर्च पे क्लिक किया, सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आप नीचे जाओ, अब यहाँ पे आपको इस ट्रैफिक की सारी चीजें मालूम चल रही हैं।
किन कीवर्ड पे ये लोग रैंक हो रहे हैं, कितने कीवर्ड पे ये लोग रैंक हो रहे हैं, इनकी ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक क्या है, इनकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, ये कितने इन लोगों ने बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, और बैकलिंक में से कितने नो फॉलो बैकलिंक है, सारी इंफॉर्मेशन मालूम चल रही होती है। अब नीचे आओ आप, किन किन पेजेस पे ये लोग रैंक हो रहे हैं, आपको टॉप पेजेस, इवन द कितने एस्टिमेट विजिट कितने इस पेज पे विजिट आ रहे हैं, 6,000, और इस पेज के बैकलिंक कितने बने हैं, वो सारा, कौन से कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स का वॉल्यूम क्या है, इन कीवर्ड की पोजीशन क्या है, ठीक है, वो सारी आपको टॉप कीवर्ड शो हो रहे होते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे जाओ, बैकलिंक्स के अंदर बैकलिंक पे क्लिक करो, यहाँ पे बैकलिंक ओवरव्यू पे क्लिक करो। अब इस वेबसाइट ने जहां जहां इस वेबसाइट ने बैकलिंक बनाए हुए हैं, आपको सारे वो मालूम चल जाएंगे। ये देख रहे हो, यहाँ पे नीचे आओ, कितने बैकलिंक है जो आपके न्यू आए और कितने बैकलिंक है जो आपके लॉस्ट हो रहे हैं। लॉस्ट बैकलिंक का मतलब है कि आपने बैकलिंक बनाया हुआ था कभी, अब वो बैकलिंक लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, तो वो सारे आपके लॉस्ट बैकलिंक आ होते हैं। फिर आपका नीचे अगर आप देखो, यहाँ पे आपकी रेफरल डोमेन्स आ रही होती है। फिर आप नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके बैकलिंक्स आपको शो हो रहे होते हैं कि कितने नंबर ऑफ बैकलिंक्स आपके, चेक कर रहे हो आप करने के लिए कि ये, अब ये देखो, ये उन्होंने आपको सोर्स बताया हुआ, टारगेट बताया हुआ कि ये वेबसाइट है जिसके उसने बैकलिंक बनाया हुआ है, blog.cloudflare.com है, plus.google.com है, medium.com है, feeds.feedburner.com है। देख रहे हो, आपको बैकलिंक की वेबसाइट में पता चल जाती है। और ये साइट ऑडिट मतलब एक किस्म का कंपेटिटर एनालिसिस भी होता है। आप देख रहे हो मुझे कंपेटिटर की बैकलिंक वेबसाइट मालूम चल रही है, तो जहां से मेरे कंपेटिटर ने बैकलिंक लिया हुआ है, मैं वहां से ये सेम टू सेम अपने लिए बैकलिंक ले सकता हूँ। तो आप तो देख रहे हो, इसने भी देख रहे हो मीडियम पे इसने बैकलिंक बनाया हुआ है, और क्या आर्टिकल का नाम क्या है, उस आर्टिकल का नाम भी बताया गया है। टीम जब मैं क्लिक करूंगा मुझे लिंक भी बता देगा, देख रहे हो लिंक दे रहा है आपके साथ में कि उसने आर्टिकल लिखा क्या हुआ है। तो आपको सारे के सारे यहाँ पे बैकलिंक मालूम चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपका कोई नहीं होता है, यहाँ पे आपको कौन से कीवर्ड पे है, उनका एंकर टेक्स्ट क्या है, पहला बैकलिंक कब देखा गया था, लास्ट बैकलिंक कब देखा गया था। पहला बैकलिंक मतलब, इसका मतलब ये होता है कि बैकलिंक कब बनाया गया था। फर्स्ट सीन है जब उसने बैकलिंक बनाया होगा, लास्ट सीन है कि अभी तक बैकलिंक बैकलिंक अगर लाइव है तो वो आपको दोनों बता रहा है। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे बैकलिंक शो हो रहे होते हैं कि आपके बैकलिंक कौन से हैं। ये तो हो गया आपका उबर सजेस्ट का सिंपल ऑडिट है, लाइक वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है, डोमेन अथॉरिटी क्या है, बैकलिंक कितने बने हुए हैं, कौन से टॉप पेजेस है, कौन से टॉप कीवर्ड्स है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मालूम हो रही होगी। अगर आप एस एम रश में जाओ, एस एम रश में थोड़ी चीज डिफरेंट है, इससे ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन आती है। अगर आप, जैसे ये वेबसाइट है, इसका सिंपल साइन अप करो, साइन इन करो, वेबसाइट का लिंक डालो, अब ऑटोमेटिकली आपको एस एम रश सारी की सारी चीजें बता दें। आप देख रहे हो ये वेबसाइट है, इसकी अथॉरिटी स्कोर कितना है, कितनी ट्रैफिक आई है और कितनी ड्रॉप हुई है अभी तक, तो वो भी आपको बता देगा कि -67% ड्रॉप हुई है। और यहाँ पे आपको देख रहे हो डेट वाइज बता रहा है, आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपके कितने बैकलिंक्स हैं, फिर आप नीचे देखो इनकी ट्रैफिक आप कहाँ से रही है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों से आ रही है आपकी। यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कौन सी है। ब्लू है, ब्लू का मतलब है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पेड मतलब पेड ट्रैफिक। अभी आप देख रहे हो इनकी पेड ट्रैफिक चल रही है क्या, क्यों बताओ? क्यों, कैसे पता चल रहा है चीज, क्या स्टेट है, पेड ट्रैफिक का कलर क्या है, हाँ मतलब येलो, तो आपका येलो लाइन आपकी वो है सर। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनके टॉप 3 कीवर्ड्स कौन से, जैसे आप देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सिंपल होवर करो, ये आपको बता रहा होता है टॉप 3 कीवर्ड्स, पहले 3 कीवर्ड टॉप 3 पोजीशन में जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो 9 आ रहे हैं, पहले 4 to 10 पोजीशन में जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो आपके 107 आ रहे हैं। तो जितने आपको कीवर्ड्स पोजीशन वाइज भी वो आपको इन्फॉर्म कर रहा होता है। टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कौन से हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स, अच्छा यहाँ पे आते हैं कीवर्ड्स बाय इंटेंट। अच्छा आपके डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, लाइक
कुछ कीवर्ड्स होते हैं आपके इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स, जैसे हमने ब्लॉग में जो कीवर्ड डाले हैं, जो ब्लॉगिंग वाले कीवर्ड्स होते हैं वो सारे इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो ना, तो उसको इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स कहते हैं। नेविगेशनल कीवर्ड्स वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपके नेविगेट में आ रहे होते हैं, लाइक मेन्यू में, फुटर्स में आ रहे होते हैं। कमर्शियल कीवर्ड्स वो होते हैं जो आप मतलब पेड में यूज कर रहे होते हो, लाइक पेड एड्स में हो सकते हैं। और ट्रांसैक्शन कीवर्ड्स वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जिसमें लाइक चेकआउट के पेज पे जो कीवर्ड्स आ रहे होते हैं वो सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो आप देखें, आपको यहाँ से मालूम चल रहा होता है कितने कीवर्ड्स ये लोग यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन में, कितने कीवर्ड यूज हो रहे हैं कमर्शियल में, कितने कीवर्ड यूज हो रहे हैं नेविगेशन में अपने। तो यहाँ पे आपको उनकी परसेंटेज मालूम चल रही है। तो यहाँ पे ये चीज है। फिर अगर आप यहाँ पे देखो, ब्रांडेड वर्सेस नॉन ब्रांडेड। नॉन ब्रांडेड होता है आपका जो एसईओ से ट्रैफिक आ रही है, ब्रांडेड होता है जो कि आपकी पेड मीडिया से ट्रैफिक आ रही है। तो वो आपको दोनों ही बता रहा हो कीवर्ड्स वाइज। फिर इसके कंपेटिटर कौन से हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो वो सारे कंपेटिटर बता रहे हैं इस वेबसाइट के। 5 बताएगा पेड के अंदर, फ्री के अंदर। फिर यहाँ पे अगर उसकी कभी कोई पेड ऐड चल रही हो तो वो आपको यहाँ पे भी उसकी इंफॉर्मेशन बता रहा होगा कि पेड कीवर्ड्स कौन से है, कि ये सारी चीजें क्या है। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे वो आपको उसके बैकलिंक बता रहा है कौन से बैकलिंक है। और फिर साथ में वो आपको ये भी बता रहा है फॉलो बैकलिंक्स कितने हैं और नो फॉलो बैकलिंक्स कितने हैं। और नीचे आप देखो तो यहाँ पे आपका बैकलिंक टाइप आ रही होती है, टेक्स्ट बैकलिंक बनाया है, इमेज बैकलिंक बनाया है, बैकलिंक बनाया है, किस टाइप का है। यहाँ पे रेफरेंस डोमेन्स बता रहा है। रेफरेंस डोमेन्स मतलब जो टॉप रेफरेंस डोमेन्स है, मतलब टॉप वेबसाइट्स जिनसे इनको सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, तो वो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ बैकलिंक सेक्शन में। यहाँ पे आप देखो टॉप एंकर टेक्स्ट, मतलब जिन लोगों पे जिसमें उन्होंने लिंक लगाया एंकर टेक्स्ट, वो बता रहे हैं आपको। यहाँ पे उनके इंडेक्स पेजेस का मतलब पता है ना, गूगल पे सबमिट पेजेस का, वो आपको यहाँ पे बता रहा होता है चीजें। जो सबसे कमाल की चीज है एसएमएस में, ये तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मालूम चल गई। जो सबसे कमाल चीज है जो आपको एज ए पता चल रही होती है इसके अंदर, अगर आप जाओ साइट ऑडिट में, जो मुझे बड़ी फेवरेट है मेरी खुद, मतलब जो हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। अब ये देखो साइट ऑडिट है, आप साइट ऑडिट में जाओ और जाके अपनी वेबसाइट का लिंक डालो। वंस आप वेबसाइट का लिंक डालते हो तो वो सारा पेज स्क्रॉल कर रहा होता है, जैसे मैंने भी किया हुआ यहाँ पे। इसका नहीं हुआ हुआ तो यहाँ पे आपको लिंक डालने की जरूरत है। लिंक डालोगे तो उसका ऑटोमेटिकली वो 5 मिनट लेगा, सारे पेजेस देखेगा। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब ये चीज में सबसे कमाल की लगती है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे वो सारा टेक्निकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ। तो इसमें मेन चीज है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, एरर्स, वार्निंग्स, नोटिस। अगर इसमें से कुछ भी ओपन कर लो, अब यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली सारे इश्यूज बता रहा होगा इस वेबसाइट के सारे इश्यूज है क्या, जितने सारे। जैसे अभी बता देते हो, ये जो वेबसाइट है गर्ल टैलेंट, इसके ये 2 इश्यूज है। अगर आप नीचे देखो
वो सारे आपको बता रहा होगा। डुप्लीकेट कंटेंट का इशू, अगर डुप्लीकेट कंटेंट, कितने डुप्लीकेट कंटेंट है उन सबके पेजेस बता रहा होगा। अगर डुप्लीकेट टाइटल टैग है, ऐसे पेजेस जिनमें टाइटल टैग ही नहीं है, सर उनको जीरो नहीं आ रहा। एक मिनट, ऐसे है जिनकी इंटरनेट ब्रोकन है, इसमें भी जीरो आ रहा है क्योंकि इस पे कोई पेज है नहीं ना, वैसे ठीक है ये। अगर कोई इशू होगा तो वो आपको नंबर ऑफ पेजेस बता रहा होगा, जैसे 10 पेजेस है जिनमें ये इशू है, पर इतने पेजेस है जिनमें ये फलाना इशू है। तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा होता है एरर्स के अंदर। अगर इसमें साइट में भी डला हुआ, logo.txt में डली हुई, इमेज ब्रोकन है, जो जो मसले है वो सारे मसले ऑटोमेटिकली वो खुद बता रहा होता है इसके अंदर आपको। नीचे आओ अपने से, ये आपके एरर्स आ गए, यहाँ पे जो वार्निंग्स के अंदर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जावा, कितने सारे पेजेस है जिनमें जावास्क्रिप्ट का इशू है, कितने लिंक्स है जिनमें टेम्परेरी रिजेक्ट लगा हुआ है, कितने पेजेस है जिसमें लैंग एट्रीब्यूट का इशू है। याद है, मैं लैंग एट्रीब्यूट पढ़ा था, ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट होता है। लाइक अगर आपकी मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट है ना, तो आप लैंग्वेज टैग लगा रहे हो, तो वो होता है, मैं बता देता हूँ। लैंग्वेज टैग होता है आपका, जैसे एग्जांपल तौर पे अगर आपकी वेबसाइट मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर मतलब डिजाइन हुई है, वैसे आप जब यूज कर रहे हो तो यूज ऑटोमेटिकली आपके लिए चीज परफॉर्म कर लेता है। लेकिन अगर नहीं भी हुआ होगा तो आप लैंग्वेज का टैग लगा रहे होते हो हेडर में जाकर, कि आपकी लैंग्वेज अरेबिक की है तो आप अरेबिक लिख रहे होते हो, अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश में, स्पेनिश में या जर्मन में, तो आप उसका टैग लिख रहे होते हो। तो वो आपको बता रहा होता है कितने पेजेस में ये टैग लगाए हुए हैं, कितने पेजेस में लो टेक्स्ट एचटीएमएल रेशो है, कितने पेजेस में लो वर्ड काउंट है। अब ये देखो 29 पे इमेजेस है जिनमें ऑट एट्रीब्यूट ही नहीं है। याद है ऑट एट्रीब्यूट? याद है? जी जी सर। ठीक है, ऑट एट्रीब्यूट। हाँ, हाँ 8 पेजेस में मेटा डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। हाँ 6 पेजेस में H1 हेडिंग ही नहीं है। 2 पेजेस में टाइटल टैग ही नहीं है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो साइड मैप नहीं है आपका, एक्सटर्नल लिंक ब्रोकन है, इंटरनल लिंक ब्रोकन है, जो जो इश्यूज है आपको, सारे इश्यूज आपको यहाँ पे वो इन्फॉर्म कर रहा होगा। अगर आप नोटिस पे जाओ तो यहाँ पे नोटिस है जो आपको नोटिस कर रहा होता है। ये 40 पेजेस में सिर्फ एक इंटरनल लिंक लगा हुआ है, देख रहे हो? आपके 37 पेजेस में एक H1 टैग लगा हुआ है। हाँ, ये प्लान लिंक है जिसमें नो फॉलो एट्रीब्यूट लगा हुआ है। नो फॉलो एट्रीब्यूट मतलब लाइक नो फॉलो लिंक दिया है, डू फॉलो लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे मसले पता चल रहे होते हैं। तो ये आपका साइट ऑडिट हो रहा होता है जिसमें आप क्लाइंट को बता रहे होते हो। अगर पर्सनल तौर पर मैं बताऊं ना, बल्कि इतना ही आपका अभी साइट ऑडिट था, इसमें कोई सवाल? और दूसरा तो आपके पास ऐसे ही होता है कि गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स होता है जो हमने पढ़ा था। अगर क्लाइंट आपको कहते हैं मेरी वेबसाइट को ऑडिट निकालो, तो पहली चीज तो आप उससे मांग रहे होते हो कि मुझे बताओ अपना गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस दो और गूगल एनालिटिक्स का एक्सेस दो, मुझे दोगे एक्सेस, मैं वहां से तुम्हें बताया तो मसले क्या है तुम्हारे वेबसाइट के, और साथ में फिर आप उसकी हेल्प भी ले रहे होते हो। अगर आपके पास इन केस इन दोनों का एक्सेस नहीं है, जो मोस्टली होता है कि नहीं होता, तो आप उन केसेस में इनका ऑडिट निकाल रहे होते हैं इस तरह से। क्लियर हुआ? आप पूछो सवाल। सर अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, जैसे हमारा जो रेड लाइन आ रही है, इमेज टैग एट्रीब्यूट नहीं लगा, हाँ, अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो रिग्रेट अब ये देखो, नहीं नहीं, अगर वार्निंग में जाओ, किधर गया आपका? एरर में था? नहीं, इसमें था। अब ये देखो, जैसे एग्जांपल अभी 29 इमेजेस है, क्लिक करो, अभी आपको सारे पेजेस इमेजेस का इशू है। इससे रीडायरेक्ट नहीं हो सकते उस पेज पे। नहीं हो सकते हो। ये देखो मैं इसको क्लिक करूँ ना, ओके, ये मुझे पेज बता देगा, ये पेज है तुम्हारा, ये देखो उसने एग्जैक्ट इमेज बता दिया आपको, इस इमेज में इशू है, इसका ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे ये तो इमेज का हो गया। अगर यहाँ पे जाओ आप, 8 पेजेस है जिनमें मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्लिक करो, क्लिक करने के बाद उसने आपको पेजेस के लिंक बता दिया जिनमें मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, एग्जैक्ट चीज बताता है आपको, एग्जैक्ट। ये होता है आपका एक्सेस के लिए सर इन पेजेस पे जाएगा, काम करेगा। चलिए access आपका मतलब, पेड हाँ है, ऑफर पेड है। अनपेड है।
कितने अरसे के लिए होता है? ये तो 5 एक प्रोजेक्ट में फ्री है, एक प्रोजेक्ट में फ्री सर, एक महीने की एक ऑर्डर फ्री करता हूँ। एक प्रोजेक्ट के फ्री, एक वेबसाइट का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर निकाल सकते हो। लेकिन लिमिटेशन इसमें ये होती है कि मैं कैसे आपको 100-200 पेजेस बता रहा होता है, हाँ जी, ये उससे ऊपर नहीं बताता। लिमिटेड ही है। अब ये है एक दूसरा, अब इससे अलावा देखो ये भी अच्छा है वैसे, स्पाईफू रेट पेड फ्री। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप क्लिक करो, यहाँ पे डालो, ठीक है। सेम चीज है, लेकिन इसमें मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि मैं इसमें वो देखता हूँ, एस्टिमेट विजिट, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डालो जिस कंट्री को ऑडिट निकालना चाह रहे हो, like जी, जी, जिस वेबसाइट में कंट्री काम कर रही है, सर्च करो। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एस्टिमेट विजिट कितने आ रहे हैं, एस्टिमेट मंथली क्लिक्स कितने हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे इसमें अच्छी लगती है कि इसके एस्टिमेट पीपीसी क्लिक्स कितने हैं। अब नीचे आप जाओ ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको ये देखो, ये चीज़ मुझे इस टूल की अच्छी लगती है, उसने सारी गूगल ऐड की हिस्ट्री बता दी इसकी ऐड चल रही है। जिनकी ऐड चल रही है। तो आपको अपने कंपेटिटर का ये भी मालूम चल जाता है कि किनकी ऐड चल रही है, किनकी ऐड नहीं चल रही। देख रहे हो, उसने आपको एग्जैक्ट ये बता दिया ऐड चल कौन सी है। तो यहाँ से मुझे इसकी ये चीज बड़ी अच्छी लगती है। फ्री एज इट इज, जो वो हमें सैम्पल्स बता रहा था उससे ये सारी चीजें हाईलाइट मैं आपको एक लाइव ऑडिट दिखाता हूँ जो मैंने अभी भी अपने क्लाइंट का निकाला था। हम्म, अब यहाँ पे देखो, मैंने ये नहीं चल रही। अब ये देखो, एग्जैक्ट हमने ये ऑडिट निकाला है, ये इंट्रोडक्शन है जो हमने बताया है कि हम ये ऑडिट निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने उनके मतलब, एक तो ऑडिट है जो आपको टूल बता रहे होते हैं, एक है जो मैनुअल ऑडिट आप खुद कर रहे होते हो, जो आप खुद कर रहे होते हो मैनुअल ऑडिट। लाइक एग्जांपल तौर पे आप देख रहे हो, हमने इस वेबसाइट का जाके ब्लॉग पेज देखा था, इसका ओपन किया और ब्लॉग पेज देखा, हमने देखा कि इसमें लास्ट ब्लॉग जो पब्लिश किया किया हुआ था ना, वो था नवंबर 2022 का। तो हमने उसकी अपडेट बता दिया कि इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको पब्लिश आर्टिकल रेगुलर करने चाहिए ताकि आप टॉप रैंक पे हो। मतलब हमने 2024 में उनका ऑडिट किया था, और लास्ट आर्टिकल जो इन लोगों ने पब्लिश किया था वो कौन सा था, 2022 में किया था। तो 2 साल से इन्होंने कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं किया। तो यहाँ पे है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, अब हमने जाके देखा कि इनकी वेबसाइट था, इनकी वेबसाइट के अंदर हमने, ये इनका वाइट पेपर था, केस स्टडी है, ये भी एक ब्लॉग टाइप आप लिख रहे होते वेबसाइट के ऊपर। इनके ब्लॉग केस स्टडी के अंदर कहीं भी इन्होंने लिंक ही नहीं लगाए हुए थे, सीटीएस नहीं लगाए हुए थे। कोई लिंक नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है कि यूजर आपकी वेबसाइट पे क्लिक ही नहीं कर सकता, कोई सेल ही प्रोड्यूस नहीं हो रही। ठीक है, तो ये सारा वाइट पेपर में इंफॉर्मेशन थी। अगर आप यहाँ पे जाके देखो, ये गूगल, इनका गूगल में बिजनेस ही प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स था, आप देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन डाली हुई थी, सब कुछ नहीं किया हुआ था। यहाँ पे देखो आप, ये तो टीवी कवरेज है इनका, यहाँ पे आप देखो, ये वेबसाइट गाइड है, इनकी जो गाइड थी
वो 2014 में पहली गाइड इन्होंने अपलोड की हुई थी। उसके बाद से इन्होंने कोई गाइड पब्लिश ही नहीं की वेबसाइट के ऊपर। फिर इनकी बैंक के ऊपर कोई प्रेजेंस ही नहीं थी, तो हमने बताया, हमने सिंपल जाके बैंक के ऊपर जाके इस वेबसाइट का नाम लिखा, तो वहां पे वेबसाइट शो ही नहीं हो रही थी। तो वहां से हमें सिंपल मालूम चल गया कि बिंग में इनकी प्रेजेंस ही नहीं है। सिंपल मैंने बिंग पे गया हूँ, बैंक में किसकी होनी चाहिए पहले? सर्च इंजन है ना आपका। अब यहाँ पे सोशल मीडिया देखो इनका, इनकी हमने सिंपल जाके ये सोशल मीडिया पेजेस जाके देखे, फेसबुक इंस्टाग्राम में सब कुछ, वहां पे इनकी प्रेजेंस ही नहीं थी। तो हमने इनको रिकमेंड किया कि प्रेजेंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने इनको स्पैम कोड बताया, याद है मैं स्पैम कोड पढ़ा था, तो हमने वो स्पैम कोड बताया था कि इन वेबसाइट का स्पैम कोड 4। तो हमने रिकमेंड ये किया कि ऐसे बैकलिंक जो कि लॉस्ट हो गए, जो हमने अभी देखे हैं, उनको रिमूव करो। अभी हमने इमेज और एट्रीब्यूट का पढ़ा था, ये देखो हमने उसको रिकमेंड किया कि इतने पेजेस है जिनमें इमेज एट्रीब्यूट का इशू है। मेटा डिस्क्रिप्शन का पढ़ा था, उसका हमने रिकमेंड किया। लैंग टैग का पढ़ा था, उसका हमने रिकमेंड किया। और फिर हमने टॉप 5 चीजें बताई जो कि इनको ठीक करनी चाहिए। तो इस टाइप से हमने पूरा मुकम्मल एक ऑडिट बनाया। और यहाँ पे आप देख रहे हो, फिर साथ में इनको एक्सेल शीट भी दी कि अगर मैं कह रहा हूँ ना इतने पेजेस हैं जिनमें और एट्रीब्यूट का इशू है, तो मैंने उनके लिंक्स दिए। फिर यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैंने ये कहा है ना कि इतने पेजेस का इशू है, 8 पेजेस का, तो मैंने उसका लिंक्स प्रोवाइड किया। हाँ जी। तो ये आपका सारा कंप्लीट ऑडिट हमने इस तरह का अपने क्लाइंट को निकाल के दिया। तो ये वन बाय वन ये कैसे उठाते हैं, तो कोई टूल होगा ना प्रॉपर ये देखो ना एसएमएस में, हाँ एक्सपोर्ट कर लो, लिंक से सिंपल। एक्सपोर्ट कर लिया। हाँ, पर्सनल रिपोर्ट तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाती है, आपने तो मैनुअल रिपोर्ट। यार अगर आप एसएमएस रिपोर्ट निकाल के दे रहे हो, तो क्लाइंट पे खुद क्यों नहीं निकाल सकता? खुद सोचो ना। अब इस चीज में, ये वाली रिपोर्टिंग में जो ये बनाई है और एसएमएस की रिपोर्टिंग में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है ना। और इसमें हमने क्लियर तौर पर मेंशन कर दिया क्या मसले है, क्या चीज है। अगर एसएमएस की रिपोर्ट करे हो तो क्लाइंट भी कर सकता है, फिर क्लाइंट का आपको क्या फायदा? लेकिन वो मतलब टेक्निकली होगी, क्लाइंट को समझ ही नहीं आ रही होगी क्या क्या है। मेरा क्लाइंट बेवकूफ नहीं होता, क्लाइंट इतना बेवकूफ नहीं बैठा हुआ कि उसको कुछ मालूम नहीं चल रहा होता। वो आपके साथ काम कर रहा है, 2-3 साल काम कर रहा है, उसको वैसे ही मालूम चल जाएगा ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। वो खुद निकाल लेगा, 2-3 साल बाद आपको फारिग कर देगा वो। तो कभी भी क्लाइंट को, और हमेशा ये भी याद रखो, कभी भी क्लाइंट को ये ना बताओ चीज़ होती है किस तरह से, मैं उसको बताओ मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए, कोई इशू नहीं है, मैं कर देता हूँ। कभी भी इसको ना बताओ। मोस्टली मैंने केसेस में देखा है, लोग क्लाइंट को बता रहे थे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि अगर तुमने बैकलिंक बनाया तो ये करो, ये करो, ये करो। और ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ किस तरह कर। खुद काम मारी जा रहे हैं। मैं आपको खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, चलो मेरा तो एज ए चीज डिफरेंट है। मैं अभी 3,000 बच्चों को निकाल चुका हूँ, ट्रेन कर चुका हूँ, तो मेरा तो काम ही समझाना है। लेकिन एज ए वैसी आप हर किसी को नहीं बता रहे थे, इवन तो आप अपने कुलीग से नहीं बता रहे थे कि ये कैसे होना है, कैसे करना है। वही काम सीख के आपको बाहर निकलवा देगा। और बड़ा कॉमन है प्रोफेशनल लाइफ में, ये बहुत प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा कॉमन है। तो ये आपकी मुकम्मल सारी एससीओ थी जो आप है। आपने कल ये करके करना है असाइनमेंट, सिंपल ये कल की आपकी, कि आपने मुझे पूरी वेबसाइट का ना, किसी वेबसाइट का ऑडिट निकाल के ला के देना, किसी भी वेबसाइट में। किसी भी वेबसाइट, गूगल डॉक पे, सर जिसमें लेके आपने पैनल एक बनाया हुआ, उसमें भी निकल आएगा। किसी का एस एन रश की तरह। आपने मुझे ऑडिट में निकाल के क्या देना है, आपने सिंपल मुझे निकाल के देना है डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, नंबर ऑफ बैकलिंक कितने बने हैं, टॉप पेजेस, टॉप बैकलिंक्स जहाँ से वो ट्रैफिक आ रही है सबसे ज्यादा उसको, ठीक है। टॉप, इसमें टॉप 5 पेज बता दो, इसमें मुझे 5 बता दो। मुझे बताओ उसकी वार्निंग्स, एक मिनट, वार्निंग्स, और मुझे उसके एरर्स बताओ। साथ में मुझे ये बताओ कि वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी आ रही है, आ, उसकी ट्रैफिक कितनी है,
डोमेन अथॉरिटी क्या है, पेज अथॉरिटी क्या है, नंबर ऑफ बैकलिंक्स क्या है, टॉप 5 पेजेस क्या है, टॉप 5 टॉप टाइप टॉप बैकलिंक कौन से, वार्निंग कौन से, एरर्स कौन से, ट्रैफिक कौन से, सोशल मीडिया प्रेजेंस कौन सी है। सोशल मीडिया प्रेजेंस कौन सी है, वेबसाइट का ऑडिट निकालो, जिस तरह से मैंने अभी समझाया है कि मैंने जाकर वेबसाइट पे गया हो और मैंने जाकर देखा है वो आर्टिकल कब का पब्लिश कर रहा है, उस आर्टिकल को खोल के जाकर देखो आर्टिकल में मसले क्या है, वेबसाइट के मुझे प्रॉब्लम्स, और फिर मुझे जैसे मैंने निकाला हुआ टॉप 5 प्रॉब्लम्स जो रिजॉल्व करने वाले हैं। ये रिलैक्स को देखिए, ये सारा रिलैक्स करके रख लिए, कल तक के लिए सही थी साइट और टाइम पर लैब हाँ टाइम कंज्यूम होगा, जैसे मुझे निकालता हूँ ना, तो ये ऑडिट मुझे निकालने में, जो गल्फ टैलेंट का मैंने ऑडिट निकाला था, मुझे पर्सनली 4 घंटे लगते थे। सर हमें तो 4 दिन लगेंगे। नहीं, सर ये नेक्स्ट वीक के कर तुम बहुत अक्लमंद लड़के हो, अक्लमंद लड़के हो, वो तो गलती आपकी अपनी है ना, इसका है। हम कैसे करें? पेपर में जो पेपर दे रही हूँ ना आपको, मैं बताऊँ आपको उसका क्या कर रही हो, कर क्या रही हो, यूनिवर्सिटी में क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, जो तुम कर रही हो उसका तुम्हें क्या फायदा होगा, इससे तो जो तुम करोगे तो पैसे कमाओगे, इसका तो साइकोलॉजी पर फायदा ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, लाइक उसका तो कोई फायदा ही नहीं। मेरा अगर मेरे अपने बच्चे हो गए ना, तो मैं अपने बच्चों को रिकमेंड ये करूंगा कि मैं सीईटी मतलब यूनिवर्सिटी को जो भी आप एंजॉय करो, लाइक यूनिवर्सिटी को, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूनिवर्सिटी में आप लोग, मैंने यूनिवर्सिटी का किया थी, मेरी आईटी है और मेरा सीईटी पे 3.385 3.3 या 3.45, अच्छा सीईटी था, चीज बुरा नहीं था चीज का है, और मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करता था, लाइक फुल टाइम जॉब मैंने किया यूनिवर्सिटी के साथ, और फिर मैंने अपनी सारे प्रेजेंस में किया। आज मुझे जो मैंने फुल टाइम जॉब की थी, मुझे उसका ज़्यादा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू जो यूनिवर्सिटी में चीज़ें मैंने पढ़ी। हाँ मुझे पास टेक्निकल नॉलेज है मेरी यूनिवर्सिटी की वजह से, लेकिन मेरे सीजीपीए का तो पूछता भी नहीं है, फायदा ही नहीं है सीजीपीए। अगर कोई डॉक्टर वगैरह बन गई हो ना, डॉक्टर बन गई हो, जब मैं बोलूँगा जाओ जाकर टॉप नंबर, नहीं अगर डॉक्टर नहीं बन रही ना, तो जिस फील्ड में जा रही है उसमें आपका सीजीपीए मैटर ही नहीं करता, जीरो मैटर, लाइक कोई पूछेगा भी नहीं। और बड़ा ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट है, हो जाकर कभी अब ऐसा अगर यकीन नहीं होता ना, जाओ किसी जॉब पे जाओ और जाकर उनको बोलो कि मुझे ये इतना, लेकिन जॉब करो, जॉब ला दो। असाइनमेंट समझ आ गई। सर ये नेक्स्ट में ले देंगे, कल तक चीज बड़ा मुश्किल है। खुद ही मुझे स्पेशली सर मैं 2 दिन उसमें मुझे नॉर्थ सिटी जाना है काम, मैं कर नहीं पाऊंगा। फिर असाइनमेंट करके ले जाओ। सर नहीं होगा। अभी तुम लोगों का बड़ा टाइम है, 9 बजे गया तो सर और 1 घंटा जाने में लगता है। अभी आप तो सुबह बैठ के कर लो पूरी, तुम्हें रात को आते हो। सर ये इस्लामाबाद के लिए निकलना है, कल आना है, क्लास में भी आना है। आज ही करनी है। अच्छा सर मैंने तो आज रिवाइज करवाना था सारी चीजें।